हाँ जी बच्चों, तो आपको यहाँ पर दो डॉट्स नज़र आ रहे होंगे, हेडिंग डली हुई है सीए इंटर, ठीक है, और एक नीचे लाइन लगी होगी लाल कलर की, दिख रही है सबको? ठीक है, तो उस एक लाल कलर की लाइन के ऊपर थोड़ा सा एक लाल कलर का डॉट नज़र आ रहा होगा आपको, और एक हरे रंग का डॉट नज़र आ रहा होगा आपको, राइट? तो आपने इसके को देख के कुछ सोचा, मतलब ये क्या बनाया रखा है आपके दिमाग में, कोई ख्याल आया पहले? वेरी गुड, मतलब काफ़ी अच्छा थॉट, बिल्कुल सोचा कि हम अभी लाल वाले पॉइंट पर हैं और हमें कहाँ पर जाना है? ग्रीन वाले पॉइंट पर जाना है, ऐसा मैडम ने कहा। और कुछ और किसी ने और कुछ सोचा इसको देख के, या ऐसी? चलो तो मैं बता देता हूँ आपको कि जब ये जो लाल वाला पॉइंट है बेसिकली ये आपकी मेहनत डिनोट कर रहा है जो आपने सीए फाउंडेशन में करी। तो जो नीचे रेड बेस लाइन है उसको हमने बेस मान लिया, तो आपने जितना ज़ोर लगाया, जितने मेहनत से सीए फाउंडेशन के अंदर पढ़ाई करी, जो सब्जेक्ट कवरेज करी, जितना भी आपने पढ़ा, तो अगर उसका लेवल उस रेड लाइन के ऊपर वो रेड डॉट तक था, तो सीए इंटर के अंदर आपको जो मेहनत करनी है, जो अपना टाइम डिवोट करना पड़ेगा, सिलेबस का कंप्लीशन जो करना पड़ेगा, जो सिलेबस होगा, वो सारी चीज़ें मिलाकर मतलब वो ग्रीन डॉट डिनोट कर रही हैं। तो यानी कि आपका जो मेहनत का स्तर होगा, तो अगर सीए फाउंडेशन में वो रेड डॉट लेवल पर था, तो सीए इंटर के अंदर वो कौन से लेवल पर होगा? ग्रीन डॉट लेवल पर होगा, है ना? क्योंकि यहाँ पर हमारा सिलेबस क्या होता है, थोड़ा बढ़ जाता है। सिलेबस बढ़ने की वजह से आपको ज़्यादा नंबर ऑफ़ आवर्स डिवोट करने पड़ते हैं, और आपने अपने सीनियर से अब तक तो सब सुन ही लिया होगा कि सीए इंटर के अंदर थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बच्चे क्लियर नहीं कर पाते हैं। ये सब बातें पहले बच्चा इंटर में बाद में पहुंचता है, ये बातें पहले बच्चे तक पहुंच जाती हैं कि सीए इंटर मुश्किल है या सीए इंटर में हम नहीं क्लियर कर पाते। तो उसका रीज़न बेसिकली यही होता है क्योंकि यहाँ पे हमारा सिलेबस बढ़ जाता है, ठीक है ना? तो पहले कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे हम रिलेटिंग टू हमारा जो सीए इंटर का सिलेबस होता है। अब इसमें बहुत बड़ी अभी आपके लिए जो दुविधाएं चल रही हैं वो ये कि सीए इंटर का जो करंट सिलेबस है, यानी कि जो करंट स्कीम है अभी तक एग्जिस्टिंग, क्योंकि अभी आईसीएआई की कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो नहीं आई, तो वो करंट स्कीम के मुताबिक आप जो लेफ्ट साइड पर देख रहे हो, यानी कि आपको टोटल 8 पेपर्स इसमें पढ़ने पड़ते हैं। पेपर नंबर 1 जो है वो है अकाउंटिंग 100 मार्क्स का। पेपर नंबर 2 है कॉरपोरेट एंड अदर लॉ, वो है 100 मार्क्स का, जिसके अंदर आपको कॉरपोरेट लॉ 60 और अदर लॉ 40 का पढ़ाया जाता है। पेपर नंबर 3 है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और पेपर नंबर 4 होता है टैक्सेशन का। टैक्स के बारे में आपने थोड़ा सा अगर पढ़ा हो, 2 तरह के टैक्स होते हैं भारत में, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। तो आपको दोनों के बारे में पढ़ाया जाता है, डायरेक्ट टैक्स 60 मार्क्स का और इनडायरेक्ट टैक्स 40 मार्क्स का। तो ये जो शुरू के 4 पेपर्स होते हैं, इन 4 पेपर्स को मिलाकर हमारा बनता है ग्रुप 1। इन चारों पेपर को बोलते हैं ग्रुप 1। फिर उसके बाद पेपर 5 होता है एडवांस अकाउंटिंग का, 100 मार्क्स का पेपर होता है। पेपर 6 होता है ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस का, 100 मार्क्स का पेपर होता है। पेपर 7 होता है एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम, शॉर्ट में इसको EIS बोलते हैं, एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट SM, ये होता है आपका 100 मार्क्स का पेपर, 50+50। और पेपर 8 होता है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, यानी कि शॉर्ट में FM एंड इको, ये भी आपका होता है 100 मार्क्स का पेपर, 60 एंड 40 के ब्रेकअप के साथ। तो इसमें जो ये पेपर 5 से लेके पेपर 8 तक होते हैं, इसे बोलते हैं ग्रुप 2। तो इन टोटलिटी आपके कितने पेपर्स हो गए? 8 पेपर्स हो गए, ठीक है ना? ये है आपकी अभी करंट स्कीम। अब जो प्रपोज्ड स्कीम है, जिसमें ये बोला जा रहा है कि सीए इंटर के सिलेबस में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे हम, तो वो जब आएगी तब आएगी, लेकिन उसमें जो चेंज है वो क्या है वो उधर दिखा देता हूँ राइट साइड पर। नए स्कीम में आपका एक पेपर है जिसका नाम है पेपर 1 का एडवांस्ड अकाउंटिंग। अब ये पेपर जो है एडवांस्ड अकाउंटिंग का बेसिकली ये कैसे बना हुआ है, करंट स्कीम का जो अकाउंटिंग पेपर है यानी पेपर 1 और करंट स्कीम का जो पेपर 5 है एडवांस अकाउंटिंग, इन दोनों को मर्ज करके आपने न्यू स्कीम में एक ही पेपर बना दिया जिसका नाम है एडवांस अकाउंटिंग। तो आज से लगभग 8-9 साल पहले वही स्कीम हुआ करती थी, यानी कि 10 साल पहले एक ही पेपर होता था एडवांस अकाउंटिंग का,
फिर उसको ब्रेक करके 2 पेपर बनाए गए, लेकिन अब वापस से प्रपोज्ड है कि वो 2 पेपर्स को हम मर्ज करके एक ही पेपर में कन्वर्ट कर देंगे। तो मतलब इसका आपकी सेहत पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है कि अगर आप करंट स्कीम में हो या अगर पढ़ोगे चाहे न्यू स्कीम में पढ़ोगे तो आपकी पढ़ाई पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंटेंट जो है वो सेम रहेगा, सिलेबस जो है वो सेम रहेगा, सेम नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं, बस उसको मर्ज करके 2 पेपर को एक पेपर बना दिया। दूसरा पेपर आपका न्यू स्कीम में होगा कॉरपोरेट लॉज। अब इसमें अगर आप नोटिस करो अदर लॉज नहीं लिखा, तो आपका न्यू स्कीम में कुछ लॉज हट जाएंगे, कुछ एक्ट्स आपको नहीं पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन न्यू स्कीम में जो कॉरपोरेट लॉ है वो पूरा उसकी एंटायरिटी में है, मतलब कि आपको पूरा कंपनीज लॉ पढ़ना पड़ेगा, सेक्शन 1 से लेकर, मतलब जो भी होते हैं मुझे तो नहीं पता, पूरे सेक्शन, तो आपको पूरा का पूरा कंपनी लॉ पढ़ना पड़ेगा 100 मार्क्स के लिए। तो उससे आपका मतलब कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप करंट स्कीम में और प्रपोज्ड स्कीम में देखोगे तो कॉर्पोरेट लॉ आपको वैसे भी पढ़ना है और वैसे भी पढ़ना है, और ये आपके ग्रेजुएशन में भी आपको पढ़ाते हैं, उसमें भी आपका पेपर होगा। पेपर 3 जो है वो इंटैक्ट है, उसमें कोई चेंज नहीं है। पेपर 3 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग दोनों ही जगह एज इट इज़ है पेपर 3 बन के। अब प्रपोज्ड स्कीम में जो है वो आपके लिए बस एक सो कॉल्ड बेनिफिट है जो शक्ल से नज़र आता है, वो ये कि आपके 3 ही पेपर्स होंगे और 3 पेपर्स के कॉम्पोजिशन को बोल देंगे ग्रुप 1, राइट। देन उसके बाद आपका पेपर 4 होगा टैक्सेशन, अगेन सेम, बिल्कुल सेम, कोई चेंज नहीं है। डायरेक्ट टैक्स भी पढ़ना है आपको, इनडायरेक्ट टैक्स भी पढ़ना है, दोनों टैक्स पढ़ने, दोनों प्रकार के टैक्स पढ़ने। पेपर 5 में ऑडिटिंग एंड के बाद अगर आप देखोगे एथिक्स, जो ब्लू कलर से हाईलाइट है, वो एक एडिशनल पोर्शन आपका ऐड हो जाएगा। ये एथिक्स का पोर्शन सीए फाइनल के अंदर होता है अभी, लेकिन फिर वो प्रपोज्ड स्कीम में आपको थोड़ा सा पढ़ाया जाएगा ऑडिटिंग के साथ। तो पेपर 5 जो है वो थोड़ा सा आपके लिए एडवांस हो जाएगा। और पेपर 6 में सबसे ज़्यादा मॉडिफिकेशन हुई है। पेपर 6 का नाम हो जाएगा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट 50-50, यानी कि करंट स्कीम को अगर आप कंपेयर करोगे करंट स्कीम में से, तो EIS जो पोर्शन है वो आपका डिलीट हो जाएगा, और इसी तरह जो पेपर 8 का इकोनॉमिक्स पोर्शन है वो आपका डिलीट हो जाएगा। तो प्रपोज्ड स्कीम में आपको इकोनॉमिक्स नज़र नहीं आएगा, मतलब मैं इसको ऐसे काट देता हूँ, और प्रपोज्ड स्कीम में आपको EIS भी नज़र नहीं आएगा। तो प्रपोज्ड स्कीम में पेपर 7 और 8 को मर्ज करके, 2 चीज़ों को कट करके FM and SM के नाम से बना दिया। तो पेपर 4, 5, 6 को मिलाकर आपका क्या बन जाएगा, ग्रुप 2 बन जाएगा, ठीक है। अब इससे हमारे सेहत पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? बेसिकली कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हम अकाउंटिंग की तैयारी करेंगे तो चाहे आप करंट स्कीम में हो चाहे न्यू स्कीम में हो, सेम सिलेबस से पढ़ाई होगी। आप लॉ की तैयारी करोगे तो कॉर्पोरेट लॉ इधर भी पढ़ना है उधर भी पढ़ना है, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। टैक्सेशन एज इट इज़ सेम है, चाहे करंट स्कीम हो चाहे न्यू स्कीम हो, एज इट इज़ तैयारी होगी। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग करंट स्कीम प्रपोज्ड स्कीम में बिल्कुल सेम है, एज इट इज़ तैयारी होगी। इसके बाद ऑडिटिंग करंट स्कीम प्रपोज्ड स्कीम एज इट इज़ तैयारी होगी। बस अगर ICAI ने नया स्कीम लागू करा तो हम आपको एथिक्स एडिशनल और पढ़ाएंगे ऑडिटिंग के साथ, नहीं करा या आपके लिए एप्लीकेबल नहीं हुआ तो वो पोर्शन आप नहीं पढ़ोगे। एंड EIS एंड SM और FM एंड इकोनॉमिक्स करंट स्कीम में है, तो इसमें हम ऑब्वियसली पहले आपको क्या पढ़ाना शुरू करेंगे, SM और FM। SM और FM पढ़ने से ये होगा कि अगर प्रपोज्ड स्कीम वाली आप पर एप्लीकेबल हुई तो आपका कोई नुकसान नहीं, क्योंकि FM एंड SM आपको उधर पेपर 6 के लिए पढ़ना है, और करंट स्कीम अगर चलती ही रही तो आपको EIS और इकोनॉमिक्स बाद में कवर करवा देंगे। तो स्टार्टिंग होगी FM एंड SM से। तो बेसिकली आपकी तैयारी पर किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे आप करंट स्कीम के तहत तैयारी शुरू करो चाहे प्रपोज्ड स्कीम के तहत तैयारी शुरू करो। हालांकि ICAI क्लियर कर देगा अभी कुछ दिनों में कि कौन सी स्कीम एप्लीकेबल होने वाली है, और आपको ऑप्शन होगा रजिस्ट्रेशन के टाइम पर कि आप न्यू स्कीम में अपने आप को रजिस्टर करवा सकें, ठीक है। तो पहले सिलेबस का बेसिक आइडिया क्लियर हो गया। तो क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चलती है, आपके मन में भी होगा कि हमारे लिए कौन सी स्कीम एप्लीकेबल है या कौन सी होने वाली है, तो आप निश्चिंत रहना, ICAI जो भी स्कीम आपके लिए एप्लीकेबल करेगा अल्टीमेटली आप पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वैसे भी आप न्यू स्टूडेंट्स हो, आपने अभी तक कुछ पढ़ा भी नहीं है, और ऑलमोस्ट सिलेबस एंड पैटर्न सेम रहने वाला है। मतलब सिलेबस सेम रहने वाला है, पैटर्न थोड़ा सा बदलेगा, वो मैं अभी आगे बताता हूँ आपको। ज़्यादा क्लियर होगी कहानी।
अच्छा, थोड़ा सा पासिंग क्राइटेरिया के बारे में बता देता हूँ। करंट स्कीम के अंदर आपके सारे के सारे पेपर्स जो होते हैं वो होते हैं सब्जेक्टिव, यानी कि 100% आपका पेपर कैसा होता है, सब्जेक्टिव करंट स्कीम में। तो अगर आपको 8 पेपर्स देने हैं तो 8 के 8 पेपर कैसे होंगे, सब्जेक्टिव। और उसका पासिंग क्राइटेरिया ये होता है कि आपको हर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स लेकर आने हैं, 40। 100 मार्क्स का पेपर होगा तो आपको उसमें चाहिए 40 मार्क्स, लेकिन ओवरऑल आपको चाहिए 50%, यानी कि 50% मार्क्स आपके आने चाहिए। ये है करंट क्राइटेरिया। न्यू स्कीम में जो आपका पेपर का पैटर्न है सिर्फ वो बदलेगा। पेपर का पैटर्न कैसा होगा, उसमें आपका 100 नंबर का जो पेपर है 70 नंबर का होगा सब्जेक्टिव और 30 मार्क्स का आपका होगा केस बेस्ड, या जिसको आप MCQ फॉर्मेट के क्वेश्चंस बोलते हो वैसा होगा। तो वहां पर पासिंग क्राइटेरिया सेम है, यानी कि आपको हर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स चाहिए, 40, और ओवरऑल कितने मार्क्स चाहिए, 50%। पर आप तो फाउंडेशन के एग्जाम दे ही चुके हो, तो उसमें MCQ पेपर आपने दिया है, तो आपको पता ही है कि MCQ पेपर में क्या होती है, नेगेटिव मार्किंग होती है, वही सेम 25%। तो सेम चीज यहां पर एप्लीकेबल रहेगी कि MCQ वाले पोर्शन में आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी 25% के हिसाब से, मतलब वही 1/4 नंबर गलत ऑप्शन देने का कट जाएगा, ताकि आप तुक्का ना मारो, नहीं तो फिर बच्चे तुक्के मार देंगे। तो पासिंग क्राइटेरिया क्लियर हो गया, यहां तक कोई भी डाउट? बाकी एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूं कि कौन सा पेपर किस तरह का होगा, ताकि आपका एक माइंडसेट बना रहे और थोड़ा सा आपको पिक्चर क्लियर रहेगी। जो हमारा अकाउंटिंग पेपर है, चाहे हम करंट स्कीम की बात करें या प्रपोज्ड स्कीम की मर्ज होकर, तो जो आपका अकाउंट्स का पेपर है, बेसिकली जिस तरह का अकाउंट आपने 11th में या 12th में या फाउंडेशन में पढ़ा, तो अकाउंटिंग वही रहेगी। यानी कि यहाँ पर आपको जर्नल एंट्री वाले चीज़ें मिलेंगी करने को, लेजर्स मिलेंगे और बहुत सारे नए चैप्टर्स मिलेंगे, लेकिन वो नए चैप्टर्स जो होंगे उनमें अकाउंटिंग ही होगी। तो ये हार्ड कोर मान लो आप एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ही रहने वाला है, इसमें ऐसा नहीं है कि कोई थ्योरेटिकल चीज़ें आएंगी। कॉर्पोरेट लॉ जो होगा आपका, वो भी पूरा का पूरा कैसा रहने वाला है, जैसा आपने CA फाउंडेशन में देखा होगा, वो सिर्फ एक ट्रेलर था, असली पिक्चर यहां पर शुरू होगी। क्योंकि CA फाउंडेशन में आपको ये बोला जाता है कि सेक्शन ना भी लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केस लॉ ना भी याद हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर यहां पर चीजें थोड़ा सा मैटर करेंगी और यहां पर आपका पेपर भी केस बेस्ड ज्यादा आता है। तो यहां पर पेपर थ्योरेटिकल होगा, लेकिन उसमें आपको अपने एनालिटिक्स लगाने पड़ेंगे। तीसरा जो पेपर है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये आपका पूरा का पूरा एक प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट होगा, यानी कि इसमें आपको कैलकुलेशंस करनी है, इसमें आपको एप्लीकेशन करनी है। जैसे जिन बच्चों ने मैथ्स पढ़ा हो 12th में, तो उस तरह का आपको ये पेपर मिलने वाला है प्रैक्टिकल। पेपर 4 सबसे बड़ा पेपर होता है टैक्सेशन, क्योंकि ये आपके लिए नया है। आपने आज तक अपने जीवन में कभी भी टैक्स के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ रखा, मतलब आपको सिर्फ ये पता है कि 2 तरह के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और शायद उसका एक एक एग्जाम्पल पता होगा अगर मैं पूछूंगा तो। डायरेक्ट टैक्स का कोई एग्जाम्पल, इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल GST, बस। तो आपकी नॉलेज ये है। तो ये पेपर जो है वो सबसे वास्ट पेपर होता है, क्योंकि इसके अंदर लॉ है। अगर आपको पता हो, इनकम टैक्स एक एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट लॉ हो गया, और उसकी पूरी एप्लीकेबिलिटी लगाई जाती है, तो ये प्रैक्टिकल बन गया। तो ये पेपर इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि ये थ्योरी भी है पूरा और प्रैक्टिकल भी है पूरा, तो ये पेपर आपका सबसे वास्ट हो जाएगा। उसके बाद जो आपका पेपर है ऑडिटिंग या एश्योरेंस या एथिक्स। तो ऑडिटिंग और एश्योरेंस या एथिक्स जो पेपर रहेगा आपका, वो बेसिकली एक थ्योरेटिकल पेपर रहेगा, जिसमें आपको प्रैक्टिकल कुछ नहीं करना होगा, हार्डकोर थोड़ा रटने का काम रहेगा। तो इस पेपर को उन बच्चों को मजा आता है जिन्हें रटने में अच्छा लगता है, और उन बच्चों को मुश्किल लगता है या तकलीफ आती है जिन्हें रटने में मुसीबत होती है। तो ये पेपर आपका ऐसा रहने वाला है। बाकी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड FM जो है, ये आपका मिक्स पेपर रहता है। इसमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है वो आपके थोड़ा थोड़ा बिजनेस स्टडीज की तरह है, अगर आपने पढ़ा होगा, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो होता है ये आपका थोड़ा सा मैथमेटिक्स बेस्ड है, यानी कि प्रैक्टिकल इसके अंदर आपको करने को मिलेंगे क्वेश्चंस। तो कुल मिलाकर आपका जो सिलेबस रहेगा वो बहुत ही मज़ेदार रहने वाला है हर तरह के पेपर के बारे में। तो आपको कोई भी यहाँ तक पहले डाउट रिलेटिंग टू किसी भी पेपर के बारे में या
1 से लेके 6 तक जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड। कोई भी डाउट या यहाँ तक बात समझ आ गई? हाँ, हट जाएगा कि कुछ पोर्शन आपके कट हो जाएंगे और उसकी जगह एथिक्स जो है वो ऐड ऑन हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ तक क्लियर है सब बच्चों को? कोई भी डाउट, दिक्कत? एक दिन का सेम पैटर्न रहेगा, बिल्कुल सेम पैटर्न रहेगा आपके एग्जाम का जैसा आपने सीए फाउंडेशन में दिया। तो आपका आज पेपर है, कल छुट्टी होगी, फिर परसों पेपर, फिर नेक्स्ट डे छुट्टी, तरसों पेपर, मतलब इस तरह से पैटर्न चलेगा। इतनी क्लैरिटी? डन? ओके, पासिंग क्राइटेरिया हम समझ गए। रजिस्ट्रेशन के बारे में मैं ओरली आपको बता देता हूँ। रजिस्ट्रेशन आपको कराना जो होता है वो बिल्कुल सेम ऑनलाइन कराना होता है जैसे आपने सीए फाउंडेशन का करवाया होगा, ठीक है ना। तो उसमें 18,000 रुपये की फ़ी होती है शायद, जो आप ICAI को ऑनलाइन सबमिट करते हो, तो उसमें आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। फिर वो आपको बुक्स जो हैं वो दे देते हैं जैसे आपने सीए फाउंडेशन में भी मंगवाई होंगी। अब जो नेक्स्ट हमारा डिस्कशन है वो सबसे बड़ा डिस्कशन है बेसिकली, जो हमें अपनी तैयारी करने से पहले बहुत सोच समझ के लेना पड़ता है। क्योंकि आपने मैं मान के चलता हूँ कि बच्चे आजकल प्रोएक्टिव हैं, तो इतना तो थोड़ा बहुत आपने सुन लिया होगा सीनियर से इधर उधर देख दुख के कि इसके अंदर सीए इंटर के अंदर सीए फाउंडेशन की तरह ऐसा नहीं होता कि आपको 4 पेपर जैसे देने होते थे फाउंडेशन में, वैसे ही सीए इंटर में आपको 8 पेपर देने होंगे, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर आपके पास ये चॉइस होती है कि आप चाहें तो सिर्फ 4 पेपर्स दे सकते हैं, जिसको बोलते हैं सिंगल ग्रुप, तो उसको बोलते हैं सिंगल ग्रुप। और अगर आप 8 पेपर्स देते हो अपने अटेम्प्ट में तो उसको बोलते हैं बोथ ग्रुप्स। तो एक बहुत बड़ा यहाँ पर आपको कह सकते हैं एक डिसीजन मेकिंग करने के लिए सबसे पहले ही एक आपके लिए सवाल छोड़ दिया जाता है कि जब आप अपनी प्रिपरेशन करो तो आप सिंगल ग्रुप के लिए करो या बोथ ग्रुप्स के लिए करो, राइट। तो आप में से कितने बच्चों ने सुन रखा है ये, मतलब सिंगल ग्रुप बोथ ग्रुप का, या नया है? सुन रखा है ना। तो इसका मतलब मेरी रिसर्च सही है कि बच्चा इंटर में बाद में आता है, इंटर की बातें उस तक पहले पहुंच जाती हैं ना। ठीक है, तो परफेक्ट है, तो आपने सुन रखा है। तो इस पे मैं आपसे भी इनपुट्स लूंगा, ठीक है ना। तो मैंने सिंगल ग्रुप के कुछ प्रॉज यहाँ लिख रखे हैं कि मतलब अगर हम सिंगल ग्रुप की तैयारी करते हैं और सिंगल ग्रुप का एग्जाम देते हैं तो उसके क्या फ़ायदे होते हैं। तो मेरे हिसाब से उसके फ़ायदे होंगे कि आप क्योंकि सिर्फ 4 सब्जेक्ट की तैयारी करोगे 9 महीने 10 महीने, तो उसमें आपका स्कोर ज़्यादा आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। दूसरा फ़ायदा ये कि आपके ऊपर प्रेशर कम रहेगा क्योंकि आप 9 महीने सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स पढ़ोगे। तीसरा फ़ायदा ये कि आप ज़्यादा फोकस कर सकते हो। फोकस का मतलब है कि ऑब्वियसली आपको पता है कि मुझे 4 ही सब्जेक्ट्स मैनेज करने हैं, तो हर सब्जेक्ट पे आप ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से अपनी एनर्जी लगा पाओगे। चौथा फ़ायदा ये कि एग्जेम्पशन आने के चांसेस आपके थोड़े आसान होंगे। एग्जेम्पशन क्या होता है मैं बता देता हूँ एक बार। पासिंग क्राइटेरिया जहाँ लिखा हुआ था तो वहाँ मैंने ग्रीन कलर से आपके लिए मार्क कर रखा है कि सीए इंटर में एक बेनिफिट आपको ये मिलता है कि अगर किसी एक पेपर में भी आपके 60% या उससे ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं तो वो पेपर आपका एग्जेम्प्ट हो जाता है। एग्जेम्प्ट का मतलब ICAI मानता है कि इस पेपर में अब आप चैंप हो, तो आप अगर इन केस फेल भी हो गए तो अगली बार आपको वो पेपर तो नहीं देना, वो पेपर आपके लिए क्या कर जाते हैं, एग्जेम्प्ट कर जाते हैं। तो मतलब जैसे बैट्समैन के लिए सेंचुरी सबसे बड़ी चीज़ हो गई, तो हमारे लिए अगर किसी पेपर में 60 आ गए या 60 प्लस आ गए तो वो पेपर हमारे लिए एक तरह से हमेशा के लिए एग्जेम्प्ट हो गया। तो अगर मैं बाकी पेपरों में गॉड फॉरबिड फेल भी हो गया बट वो पेपर फिर मुझे दोबारा नहीं देना पड़ेगा, उसको हम बोलते हैं एग्जेम्पशन। तो जब आप सिंगल ग्रुप की तैयारी करते हो तो आपके लिए थोड़ा सा ये फायदा है कि आप एग्जेम्पशन भी ला सकते हो इजीली, क्योंकि आप फोकस करोगे सिर्फ 4 पेपर्स पर या 3 पेपर्स पर, राइट। दूसरी तरफ आते हैं, अगर आप दोनों ग्रुप्स की तैयारी करते हो, बोथ ग्रुप्स की तैयारी करते हो, यानी कि आप 8 पेपर्स की तैयारी करके 8 पेपर्स का एग्जाम देते हो, तो उसके क्या फायदे होते हैं। पहला फायदा कि आपकी रैंक जो आती है वो बोथ ग्रुप देने पर आती है। तो अगर आप सिंगल ग्रुप देते हो फॉर एग्जांपल और आपके चारों सब्जेक्ट्स में 100 आते हैं फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली, तब भी आपको कोई रैंक अलॉट नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप ऑल इंडिया रैंक 1 मान लिए जाओगे, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं माना जाएगा। तो रैंक उसी बच्चे को अलॉट करता है ICAI जो बोथ ग्रुप्स देता है। दूसरी बात, जब आप बोथ ग्रुप का एग्जाम देते हो उसी को सिंगल अटेम्प्ट काउंट किया जाता है या फर्स्ट अटेम्प्ट काउंट किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा
कि सीए का एग्जाम दिया या सीए इंटर, सीए फाइनल क्लियर करा इन फर्स्ट अटेम्प्ट, ऐसा बहुत से लोग अपने सीवी में लिखते हैं। तो इन फर्स्ट अटेम्प्ट लिखने का मतलब ये होता है कि आपने बोथ ग्रुप्स ही दिए हैं। अगर आप सिंगल ग्रुप देते हो, नेक्स्ट टाइम दूसरा ग्रुप देते हो, दोनों को क्लियर भी कर लेते हो एक एक बार में, पर आप उसको सिंगल अटेम्प्ट नहीं कह सकते, उसको बोलते हैं मल्टीपल अटेम्प्ट, कि आपने सीए इंटर करने के लिए 2 अटेम्प्ट्स लिए। तो कुछ लोग उस चीज को भी एक मानते हैं कि हमें सिंगल अटेम्प्ट में ही करना है, तो वो बोथ ग्रुप्स में ही आपको मिलेगा। तीसरा जो सबसे बढ़िया बेनिफिट होता है, प्रो होता है, वो ये कि आपको यहाँ पे सेट ऑफ का बेनिफिट मिलता है जब आप दोनों ग्रुप्स का एग्जाम एक साथ देते हो। तो सेट ऑफ के बारे में किसी ने सुन रखा है? बेनिफिट सुन रखा है तो प्लीज बताइए सर। बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ सर, एक पेपर में किसी के मान लीजिए 300 मार्क्स है, मतलब एक ग्रुप में दूसरे में 120 ही मार्क्स है, तो एग्रीगेट अगर उसके पर सब्जेक्ट में 40 प्लस है, हाँ, एग्रीगेट उसका बन जाएगा, उसके दूसरे में पहले वाले के सेट ऑफ हो जाते हैं। परफेक्ट, बिल्कुल बोला आपने। तो आप ही की बात को कोट करके बाकी बच्चों को भी समझा देता हूँ कि सेट ऑफ का एडवांटेज क्या होता है। सेट ऑफ का एडवांटेज ये होता है कि मान लेते हैं आप ग्रुप 1 के 4 पेपर्स देते हो, ठीक है जी, और आपके चारों ही पेपर में मार्क्स थोड़े कम रहते हैं। आपके मार्क्स आते हैं, ऐसी हाइपोथेटिकली लिख रहा हूँ, सिर्फ 40, तो आपके टोटल मार्क्स कितने आए? 160। तो अगर कोई बच्चा खाली ग्रुप 1 के एग्जाम देगा और उसके मार्क्स ऐसे आएंगे तो उसको ओवरऑल फेल मान लेंगे, क्योंकि वो बच्चे का ओवरऑल 50% नहीं बना, वो फेल हो गया। लेकिन अगर वही बच्चे ने मान लेते हैं बोथ ग्रुप्स दिए थे और उसने ग्रुप 2 के भी चारों पेपर्स दिए, पेपर 5, 6, 7, 8, और उसके ग्रुप 2 में अच्छे मार्क्स आ गए, मान लेते हैं 60, 70, 50, 60, और टोटल उसके आ गए 240 फॉर एग्जाम्पल, तो उसके रिजल्ट को ओवरऑल टोटलिटी में टोटल किया जाएगा, यानी कि उसके रिजल्ट को ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का ग्रैंड टोटल के हिसाब से ओवरऑल मार्क्स कैलकुलेट होंगे। तो उसके ओवरऑल मार्क्स कितने बन गए? 400 बन गए, जो 50% के बराबर बन गया। तो ये बच्चा पास हो जाएगा बोथ ग्रुप्स में। तो इस चीज को सेट ऑफ बोलते हैं कि अगर आप दोनों ग्रुप्स देते हो एक साथ, तो एक ग्रुप में अगर आपके मार्क्स कम भी हैं और दूसरे ग्रुप में थोड़े ज़्यादा भी हैं, तो आपका रिजल्ट टोटलिटी में बनता है। तो इसको हम सेट ऑफ बेनिफिट कहते हैं। तो ये आपको तभी मिलेगा ऑब्वियसली जब आप दोनों ग्रुप्स की तैयारी करके दोनों ग्रुप्स को एक साथ दोगे, राइट? यहां तक क्लियर? फिर मैंने और सोचा कि और क्या इसका फायदा हो सकता है दोनों ग्रुप्स देने का। तो ऑब्वियसली मेरे को एक फायदा नजर आया, टाइम सेविंग। टाइम सेविंग एज इन कि आपकी जो सीए की जर्नी है वो थोड़ा 6 महीने छोटी हो जाएगी, क्योंकि आपको बोथ ग्रुप्स दोगे, ऑब्वियसली शुरू में प्रेशर लोगे, तो 9 महीने या 10 महीने की तैयारी के बाद आप एग्जाम देके फ्री। लेकिन अगर आप ग्रुप वाइज दोगे तो आपका थोड़ा सा 6 महीने की तैयारी, फिर 6 महीने की तैयारी और हो जाएगी, लंबा समय चलेगा। तो ये भी मैंने एक एडवांटेज की तरह लिख लिया कि आपका थोड़ा समय बच सकता है। इसके अलावा मैंने और एडवांटेज निकालने की कोशिश करी, तो मुझे एक एडवांटेज मिला बिग 4। बिग 4 का आपने नाम सुना है? वैसे क्या होता है बिग 4? इंडिया की टॉप 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट कंसल्टेंसी फर्म्स, हाँ ठीक है, मतलब बिग 4 तो सबसे बड़ी 4 कंसल्टेंसी फर्म्स। तो जब आपको सीए इंटर के बाद अपनी ट्रेनिंग करनी होती है सीए की, तो बहुत सारे बच्चे प्रेफर करते हैं कि हम एक अच्छी फर्म में ट्रेनिंग करें। तो अच्छी फर्म का मतलब हो गया बिग 4 फर्म, है ना? तो ये कौन सी है, किसी को नाम पता है बिग 4 फर्म्स? EY, KPMG, PwC, प्राइस वाटर हाउस कूपर, और 3 हो गए डिलॉयट, 4 हो गए, है ना? तो ये बिग 4 फर्म्स होते हैं बेसिकली। तो ये बिग 4 फर्म जो होती हैं, ये आपको ट्रेनिंग उन बच्चों को थोड़ा प्रेफर करती हैं जिन्होंने बोथ ग्रुप्स दे रखे होते हैं, जो बोथ ग्रुप्स को एक बार में क्लियर करते हैं। थोड़ा सा एडवांटेज है। तो मैंने मतलब अपनी बुद्धि से, अपने हिसाब से कुछ एडवांटेज सोच के लिखे। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा आपके हिसाब से और क्या हो सकते हैं। अगर आपको कोई लग रहा है कि इसमें मिस आउट हो रहा है सर ये, तो वो भी हम ऐड कर लेंगे। अभी के लिए तो और कुछ नहीं लग रहा आपको? अच्छा, अब कॉन्स पर आते हैं। वो मैंने जानबूझ के लिखे नहीं थे, क्योंकि वो मुझे आपसे ही डिस्कस करने थे। सिंगल ग्रुप के जो कॉन्स हैं वो सारे वैसे वही होंगे जो बोथ ग्रुप्स के प्रोज हैं। तो जो जो फायदे आपको बोथ ग्रुप में मिलने वाले हैं वो सिंगल के कॉन बन जाएंगे, यानी आपकी रैंक नहीं आएगी, आपको सेट ऑफ का फायदा नहीं मिलेगा,
आपको समय सेविंग नहीं होगी और बिग फोर में प्रेफरेंस नहीं मिलेगी या कम मिलेगी। ये हम कॉन्स कह सकते हैं। इसी तरह बोथ ग्रुप के कॉन्स क्या होंगे कि आप हो सकता है कि बहुत ज़्यादा स्कोर ना कर पाओ क्योंकि प्रेशर ज़्यादा है, आपको कम समय में ज़्यादा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा तो आपके ऊपर प्रेशर रहेगा। एग्जाम्शन भी आने की थोड़ी प्रोबेबिलिटी कम रहेगी क्योंकि आप सारे सब्जेक्ट्स का प्रेशर लोगे तो किसी एक को बहुत ज़्यादा शायद अच्छे से ना पढ़ पाओ। तो ये आपके कुछ बोथ ग्रुप्स के कॉन्स हो सकते हैं, राइट। यहाँ तक कहानी क्लियर हो गई आपको सिंगल ग्रुप बोथ ग्रुप की बातों के लेकर। अब जो सबसे बड़ा डिसीजन मेकर है वो मैं आपको इस चार्ट से समझाने की कोशिश करता हूँ। आई होप आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा नीचे विजिबल है एक छोटा सा टाइम चार्ट, टाइम स्केल डायग्राम। आप अभी जिस पॉइंट पर खड़े हो, ये अगले 10 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, वो हो अभी यहाँ पर, यानी कि अभी हम जनवरी के महीने में हैं। अब यहाँ से आपके पास नवंबर 2023 तक कितने मंथ्स का समय हो जाता है? 11 वाले को तो काउंट ही मत करो, नवंबर में तो एग्जाम ही होगा। 10 मंथ्स ले लेते हैं, ठीक है। आपके पास 10 मंथ्स का स्ट्रेट समय है। इन 10 मंथ्स के स्ट्रेट समय में आपके ऊपर अभी कोई मेंटल प्रेशर नहीं है इन टर्म्स ऑफ फेलियर। फेलियर का मेरा मतलब है कि हम तो यही मान लेते हैं आप सीए फाउंडेशन क्लियर कर लेते हो, तो अब आप सीए जब इंटर की तैयारी करते हो तो अब आपके ऊपर कोई पुराना प्रेशर नहीं है। आपको स्ट्रेट यहां से सिर्फ क्या नजर आ रहे हैं? अगले 10 महीने, राइट। अब अगर मैं इन 10 महीनों में सिर्फ 4 पेपर्स की तैयारी करता हूं, मान लेते हैं हम ग्रुप 1 की तैयारी करते हैं, तो आपने 10 महीने डिवोट कर दिए स्ट्रेट ग्रुप 1 पर, ठीक है। उसके बाद आप नवंबर में ग्रुप 1 के एग्जाम्स दोगे। नवंबर में एग्जाम देने के बाद उसका रिजल्ट कब आता है? जैन एंड तक, या बल्कि फरवरी फर्स्ट वीक हो जाता है। यानी कि 2 महीने जो होंगे आपके एग्जाम देने के बाद, वो सिर्फ कश्मकश में गुजरेंगे कि मेरा क्या रिजल्ट आने वाला है। क्योंकि सीए इंटर का एग्जाम देने के बाद बहुत कम बच्चे ही इतना श्योर हो पाता है कि मेरा तो हो ही जाएगा, चाहे कितना भी पेपर अच्छा गया हो। तो आपके 2 महीने कैसे बीतेंगे कि ना तो आप ग्रुप 2 की तैयारी करोगे ढंग से, क्योंकि आपको लगेगा कि कहीं मेरा ग्रुप 1 में ही रह ना जाए क्योंकि रिजल्ट नहीं आया, और आप ग्रुप 1 की दोबारा तैयारी तो वैसे भी नहीं करोगे ये सोच के कि मैं तो फेल ही होने वाला हूं। यानी कि वो 2 महीने आप उतने स्टडी के अंदर इन्वॉल्व होकर नहीं पढ़ पाओगे जितना आपने शुरू के 10 महीने में पढ़ा था, क्योंकि अभी आपके पास प्रेशर कुछ भी नहीं है। लेकिन जब आप रिजल्ट का वेट करते हो तो उस समय आप उतनी इंटेंसिटी से पढ़ाई नहीं कर पाओगे, राइट। यहां तक बात क्लियर होगी। अब सबसे बड़ा चैलेंज आएगा जब आपका 2 महीने बाद रिजल्ट आया, मान लेते हैं यहां, जब आपका रिजल्ट आया और आप पास हो गए तो वेल एंड गुड, तो हमें उस बात की कोई टेंशन नहीं है, फिर तो आप ऑब्वियसली ग्रुप 2 की तैयारी स्टार्ट कर दोगे। लेकिन अगर वो रिजल्ट बाय चांस गॉड फॉरबिड फेल आया या फ्लंक हो गए हम, तो आपको वो सिचुएशन को अभी से सोचना है कि फिर क्या हो रहा होगा, आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा। वो जो इन भाई ने बात कही थी कि अगर आप अब यहां इस पॉइंट ऑफ टाइम पर खड़े हो, देखो लगभग 1 साल बाद खड़े हो, और 1 साल बाद आपका कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं हुआ इंटर का, और आपने सिर्फ कितनी तैयारी कर रखी थी? ग्रुप 1 की। तो वहां पर खड़े होकर आप पर प्रेशर जबरदस्त होगा। क्या प्रेशर होगा? अब आपके पास सिर्फ कितने महीने बचे होंगे? 4 महीने अगला अटेम्प्ट देने के लिए। अब उन 4 महीने में आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि उन 4 महीनों में आप खाली ग्रुप 1 दोगे दोबारा या बोथ ग्रुप्स दोगे दोबारा? बोथ दे नहीं सकते लॉजिकली, मतलब देने को तो दे दो, लेकिन फिर आपको 4 महीने में ग्रुप दोनों की तैयारी करनी है एक तरह से। तो जब आपने अभी के 10 महीने में वो प्रेशर नहीं लिया, तो वही सेम काम 4 महीने में करना आपको मुश्किल लगेगा, चैलेंज लगेगा। और अगर आप 4 महीने में सिर्फ ग्रुप 1 की ही दोबारा तैयारी करते हो, तो वो एक थोड़ा साइकोलॉजिकल प्रेशर आप पर पुट करेगा। क्या पुट करेगा? कि मैं 1 साल तो ग्रुप 1 पे लगा चुका, वो भी क्लियर नहीं हुआ, अब दोबारा वही खाली ग्रुप 1 देता हूं, तो आपको मन ही मन ये डर लगेगा कि अगर इस बार भी नहीं हुआ तो। समझ रहे हो? अब इसी साइकोलॉजी को ध्यान से देखना कि आपको कभी भी सीए इंटर के लाइफ के अंदर, मतलब जर्नी के अंदर, स्ट्रेट 10 महीने कभी भी नहीं मिलेंगे सिवाय आज की स्टार्टिंग के अलावा, क्योंकि उसके बाद तो आपको हमेशा 4 महीने ही मिलेंगे। 2 महीने आप रिजल्ट के कश में निकालोगे, और फिर आपको बस जो भी डिसीजन लेना है वो सिर्फ 4 महीने को ध्यान में रख के लेना पड़ेगा।
आपको स्ट्रेट कभी भी 10 महीने नहीं मिलने वाले, ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है। तो आपको जो डिसीजन लेना है वो ये सोच के लेना है, मतलब हर हिसाब से लेना है कि अगर हम खाली ग्रुप 1 की तैयारी करते हैं या 4 पेपर्स की तैयारी करते हैं और अगर वो क्लियर नहीं हुए तो आपको बाद में आज से 3 गुना ज्यादा प्रेशर लेना पड़ेगा, राइट? तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये होता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपका चेंज भी हो सकता है, ये डिसीजन आपको लेना है, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आपको हमेशा सबसे पहला अटेम्प्ट तो और अपनी प्रिपरेशन को तो बोथ ग्रुप्स के हिसाब से ही करना चाहिए, मतलब पुट योरसेल्फ अंडर प्रेशर। क्योंकि अभी जो आप 10 महीने में अपने ऊपर प्रेशर डाल लोगे तो डाल लोगे, बाद में आपको फिर टाइम हमेशा कम ही मिलेगा और प्रेशर आपको उतना ही डालना पड़ेगा। तो जब आप 10 महीने के अंदर अपने लिए 8 पेपर्स की तैयारी का प्रेशर शुरू से ही सोच के रखोगे तो फिर वो करना आपको थोड़ा इजी भी लगेगा। और बाद में एटलीस्ट गॉड फॉरबिड अगर आप रह भी गए, आपका रिजल्ट फेल भी आया, तो आपके पास कितने महीने होंगे दोबारा से तैयारी करने के? 4 महीने। तो फिर भी आप कंपैरेटिवली उन 4 महीने में दोबारा कुछ तैयारी कर सकते हो क्योंकि आपने पहले पढ़ा हुआ है। तो पॉइंट ये है कि जो ये शुरू के 10 महीने मिलते हैं आपको गोल्डन टाइम पीरियड, इसमें आप अपने ऊपर प्रेशर रखो, यानी कि आप यही सोचो कि हमें 8 पेपर्स की तैयारी करनी है। क्लियर हो गया पॉइंट? तो क्लियर है। तो आपको बोथ ग्रुप्स और सिंगल ग्रुप्स का ये जो डिसीजन होता है, बड़ा डिसीजन होता है, इसके बारे में आप आराम से खुद सोचें, खुद एनालाइज करें, हर पहलू को एनालाइज करें। पॉइंट है कि आप फेलियर को भी ध्यान में रख के एनालाइज करें कि अगर हम नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा सिचुएशन, तो उस हिसाब से आप डिसीजन लो, ताकि डिसीजन लेने से पहले आप 100 बार सोच लोगे, लेकिन डिसीजन लेने के बाद फिर आपको पता है कि अब तो यही करना है, राइट? क्लियर हो गया यहां तक बात? तो दिस इज बेसिकली सिंगल ग्रुप एंड बोथ ग्रुप का झमेला जिसको आपको डिसाइड करना है। बाकी इसके बाद एक चर्चा मुझे करनी है आपके साथ रोड मैप को लेकर, यानी कि जो नेक्स्ट 10 महीने हैं आपकी जर्नी के, उसको हम किस तरह से प्लान करते हैं। उसके अंदर जो आप देखेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यानी कि जो स्टार्टिंग के 5 महीने हैं, इन 5 महीनों में सिर्फ हमारा काम क्या है? कोर्स कंप्लीट करना, मतलब पढ़ाई करना ऑब्वियसली, क्योंकि आप पहली बार लर्न करते हो, चीज़ों को समझते हो, पढ़ते हो, और आपके जो रेगुलर टेस्ट होते रहेंगे साथ साथ, यानी कि चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, क्यूमुलेटिव चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, मॉक पेपर्स होंगे। तो वो आपको 2 काम पर ही फोकस रखना है, यानी कि आपका शुरू के 5 महीने हम और आप सिर्फ किस चीज़ पर फोकस्ड रहेंगे कि हमें अपना पढ़ाई करनी है, कोर्स कंप्लीट करना है, और जितने भी टेस्ट हो रहे हैं उनको टाइमली कंप्लीट करके रखना है। तो आपने 5 महीने स्ट्रेट क्या करा? सिर्फ पढ़ाई करी, रिवीजन की ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, रिवीजन उतना ही करना है जितना जितना टेस्ट होता रहेगा। उसके बाद हमने 1 महीना रखा है आपके लिए रिजर्व का। रिजर्व एज इन की, ये तो आप भी जानते हो अपने आप को, कि जो आज आप सोचते हो कि आज हम ऐसे ऐसे करेंगे, तो 5 महीना तो बहुत लंबा समय हो जाता है, कई बार 5 दिन भी आपकी प्लानिंग टिक नहीं पाती है ना, बीच में कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ रह गया। तो वो रिजर्व का 1 महीना रखने का मतलब ये है कि आप ये मान लो कि अगर मेरा कुछ छूट भी गया, कोई पेपर में कुछ क्वेश्चन रह भी गए या कुछ मैंने टेस्ट मिस भी कर दिए, मैं सारा काम उस रिजर्व के महीने तक तो कंप्लीट कर ही लूंगा। तो वो हमने 1 महीना रख लिया फॉर रिजर्व। या आपके कोई ग्रेजुएशन के एग्जाम है, उसमें कुछ दिन निकल गए, छुट्टी हो गई, कुछ भी हो गया, तो वो 30 डेज हमारे लिए रिजर्व के हो गए। उसके बाद 4 मंथ्स हमने ठान के रखा है कि 4 मंथ्स का हमें क्या करना है, टाइम देना है फॉर रिवीजन। ठीक है, जो मोर देन सफिशिएंट है, मैं बोल रहा हूं मोर देन सफिशिएंट। सीए इंटर के लिए आपको अगर रिवीजन करना है तो मैक्सिमम 45 to 50 डेज भी इनफ होते हैं। तो आपको तो 4 मंथ्स मिल रहे हैं, मतलब लगभग 120 डेज मिल रहे हैं, डबल मिल रहा है टाइम। तो वो आपको रिवीजन करना है। अब रिवीजन करना कैसे होता है? जो आपने पढ़ाई करी, जिस ऑर्डर में पढ़ाई करी, बिल्कुल उसी ऑर्डर में आपको दोबारा से रिवीजन को शुरू करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको अकाउंट्स में कोई चैप्टर्स पढ़ाए, पहले चैप्टर मान लो 5, फिर 8, फिर 9, तो जब आप बाद में रिवीजन करोगे तो आप इसी ऑर्डर में करना शुरू करोगे, क्योंकि 5 आपने सबसे पहले पढ़ा होगा तो वो आपको सबसे पहले भूला भी होगा, तो आप उसी ऑर्डर से अपने रिवीजन को शुरू करोगे। तो जो फ्लो रहेगा हमारा कोर्स कंप्लीट करने का, उसी फ्लो में आपको अपना रिवीजन कंप्लीट करना है। तो अगर 5 महीने लगभग हमने कोर्स को कंप्लीट करने में लगाए, तो 4 महीने में रिवीजन आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि जितना हमने कोर्स कंप्लीट करा उतना पूरा रिवीजन आप 4 मंथ्स में आराम से कर सकते हो। बाकी नवंबर का मंथ मैंने काउंट नहीं करा ऑब्वियसली, क्योंकि नवंबर के मंथ में तो आपके क्या स्टार्ट हो जाएंगे,
एग्जाम तो आप ऑब्वियसली हर एग्जाम की अकॉर्डिंगली ही प्रिपरेशन करेंगे। तो अगर आप इस रोड मैप को फॉलो करते हैं और जो करना भी चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पर कोई भी तकलीफ आपको आएगी। बस पॉइंट ये है कि 5 महीने जो कोर्स कंप्लीशन वाले हैं और उसके बाद जो 4 महीने जो रिवीजन वाले हैं, उनमें आपको मतलब अपने माइंड को इतना स्ट्रांग रखना है कि कहीं पर भी आप लूज नहीं हो सकते, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है। आपको क्या लगता है, जैसे मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ, आपने इतना तो सुन ही लिया होगा, बाजारों में अफवाहें चलती हैं कि भाई सीए इंटर में मुश्किल है, बच्चे नहीं क्लियर कर पा रहे, तो आपके हिसाब से क्या रीजन है? एक तो माइंडसेट आपने बना लिया सुन सुन के इस प्रेशर में कि भाई सीए इंटर तो मुश्किल है, तो आपको पहले यही लगता है कि ये तो मुश्किल है। बट आप अब इतने भी समझदार हो, आप देखो एडल्ट्स हो चुके हो, आपको पता है कि जीवन में मुश्किल नाम की चीज़ कोई नहीं होती। एक टाइम था जब आपको अल्फ़ाबेट्स भी मुश्किल लगते होंगे जब आप छोटे थे, पर आज नहीं लगते क्योंकि वो आपको आ गए। मुश्किल चीज़ क्या होती है? मुश्किल चीज़ वही होती है जो आपको नहीं आई, वो मुश्किल है। जो चीज़ आ गई वो क्या है? आसान है। आज जैसे आपसे कोई 12th क्लास का कोई टॉपिक पूछ लिया जाए, छोटा सा, जो शायद आपको आता हो, तो आज वो आपको आसान लगेगा, लेकिन जब आप 12th में थे, वही टॉपिक पढ़ते थे, वो क्वेश्चन देखते थे तो कितना डरते थे, लेकिन आज आपको वो क्या लगेगा? आसान लगेगा। तो मुश्किल पहली बात तो कुछ नहीं होता, मुश्किल वही होता है जो आपको नहीं आता। तो इस चीज़ को आप दिमाग से निकाल दो। ये सिर्फ बातें होती हैं कि मुश्किल है, सीए इंटर में बच्चे क्लियर नहीं कर पा रहे, उसका रीज़न दूसरे हैं कि क्यों नहीं क्लियर कर पा रहे। रीज़न है लीनियंसी। शुरू में बच्चा क्या सोचता है? बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, 10 महीने है, तो एक दिन से क्या होगा, 10 महीने हैं। लेकिन वो एक दिन के 10 घंटे मान लो आपने छोड़े, तो अगले दिन आपको या तो 20 घंटे करने हैं, वो आप करते नहीं हो। तो ऐसे जब बीच बीच में आप कुछ कुछ दिन वेस्ट कर देते हो ना, तो वो 10-10 घंटे वेस्ट होने का मतलब है कि टोटलिटी में वो 100-200 घंटे वेस्ट हो गए। तो फर्क वही 100-200 घंटे डालते हैं। अगर खुद सोचो आपको एग्जाम से पहले 100 घंटे दे दे कोई, तो आपकी तैयारी कितनी अच्छी और हो जाए। तो जो मान लो आपके मार्क्स 35 रह गए, गॉड फॉरबिड, किसी बच्चे के किसी सब्जेक्ट में, और उस बच्चे को बोला जाए कि भी तुझे 100 घंटे और मिलेंगे, तो वो 100 घंटे में 5 नंबर ला लेगा ना। लेकिन वो 100 घंटे की कीमत हमें बाद में समझ आती है, वही हमें आज समझनी। तो रीजन ये नहीं है कि सीए इंटर मुश्किल है, रीजन कुछ और होते हैं जो आपको अभी से आइडेंटिफाई करके रखने की लीनियंसी हो जाती है। बच्चे प्लानिंग नहीं करते हैं। कई बार क्या है, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, लेकिन यही नहीं पता कि हमें प्लान कैसे करना है। दूसरा रीजन ये होता है कि आप कोर्स कंप्लीट कर रहे हो पर आप टेस्ट नहीं दे रहे। तो उससे क्या होता है, यहां इतना बड़ा सिलेबस है कि आप जब तक टेस्ट प्रेशर नहीं झेलोगे तो आप एग्जाम में भी वो प्रेशर नहीं ले पाते। कई बार क्या बच्चे गलती करते हैं, रिवीजन नहीं करते या रिवीजन का टाइम ही नहीं बचता। रीजन वो है फेलियर के। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ सारी चीजों को, इन बातों को ध्यान रख के अपनी चीजें करते हो और अपना बेस्ट दोगे, तो फिर आपको दिक्कत नहीं है, फिर आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, राइट। तो आपको शुरू से अपनी प्लानिंग करनी है और उस प्लानिंग पर स्टिक रहना है, वो इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग तो हर कोई करेगा, वो तो मुझे भी पता है, पर आपको अपनी प्लानिंग पर स्टिक रहना है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, राइट। यहां तक कोई भी डाउट मेरे लिए क्लियर है कहानी? परफेक्ट। लास्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा अकाउंटिंग सब्जेक्ट मेनली। तो अकाउंटिंग का मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आपकी करंट स्कीम होगी तो 2 पेपर्स, और उन्हीं को अगर हम मर्ज कर देंगे न्यू स्कीम में तो 1 पेपर। मतलब इन टोटलिटी तो आपको सारा कुछ पढ़ना ही है जो अकाउंट्स का पूरा गुच्छा है। तो बस छोटी सी बात है कि अकाउंटेंसी में आपको कैसे पढ़ाऊंगा। हर चैप्टर के अंदर सबसे पहले मैं आपको लिखवाऊंगा कुछ कॉन्सेप्ट्स और उसी पर बेस्ड कुछ कॉन्सेप्चुअल एग्जाम्पल्स जो मेरे खुद सेल्फ डिजाइंड होंगे। मतलब सेल्फ डिजाइन का मतलब वो बुक के एग्जाम्पल्स नहीं होंगे, जो आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं खुद आपको बताऊंगा, क्लास में लिखवाऊंगा। तो वो आपको लिखने हैं मेरे साथ साथ क्लास में पढ़ते पढ़ते, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट्स और ये एग्जाम्पल्स हेल्प करते हैं आपके रिवीजन में। यानी कि जैसे जब आप 2 महीने, 4 महीने या 6 महीने बाद बिल्कुल भूल जाते हो, अकाउंट्स का रजिस्टर देख के ऐसा लगता है कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता, तो उस टाइम पे आपको इन्हीं कॉन्सेप्ट्स और इन्हीं एग्जाम्पल्स को रीड करना होगा। तो इन एग्जाम्पल्स और इन कॉन्सेप्ट्स को रीड करके आपको याद आ जाएगा कि चैप्टर में क्या होता है। अब जब ये कॉन्सेप्ट्स और ये एग्जाम्पल्स आप लिखोगे मेरे साथ क्लास में, तो आपको एक दूसरे कलर का पेन इस्तेमाल करना है। दूसरे कलर का मतलब ब्लैक को छोड़ के कोई भी और, या तो आप ग्रीन कर लेना, रेड कर लेना, ब्लू कर लेना, जो आपका दिल करे, ठीक है। तो जब आपका रजिस्टर कंप्लीट हो जाएगा अंत तक जाते जाते, तो हर चैप्टर में आपको पता लग जाएगा कि ये लाल रंग से लिखी हुई बातें तो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी।
उसके बाद जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे जो हम करेंगे क्लास के अंदर, वो प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको ब्लैक बॉल पेन से करने हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में कौन सा बॉल पेन अलाउड है? ब्लैक बॉल पेन। तो हमको अभी से वही हैबिट डाल के रखनी है। तो कोई जेल पेन यूज नहीं करना, आपको बॉल पेन ही यूज करना है और काले रंग का ही यूज करना है। तो आप उसी चीज में ढल जाओगे कि आपको एग्जाम में उसी तरह से क्वेश्चंस करने रहेंगे। तो आप एक ब्लैक बॉल पेन प्रैक्टिस क्वेश्चनों के लिए इस्तेमाल करोगे। और आपको रखना है अपने पास कैलकुलेटर। तो मेरी सलाह तो ये होती है कि आप 2 कैलकुलेटर खरीद के रख लो सेम मॉडल के, ताकि आपका हाथ एक ही मॉडल पर कैलकुलेटर में बिल्कुल सेट होना चाहिए। तो ताकि जब आप एग्जाम देने जाओ तो आप उसी मॉडल के कैलकुलेटर को लेकर जाओगे और आपका हाथ पूरी तरह से उस पर सेट होगा। तो अकाउंटेंसी के पेपर के लिए बस आपको 2-3 ये काम करने हैं। रजिस्टर आपको एक ही बनाना है, यानी कि एक मोटा बड़ा रजिस्टर जिसमें हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स लिखेंगे, कॉन्सेप्ट्स एग्जाम्पल्स लिखेंगे और उसके बाद सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। होमवर्क जो आपको मिलेगा वो आपको कंप्लीट करना है। ये तो अब हम आपसे मान के चलते हैं, क्योंकि आप इतने बड़े बच्चे हो गए कि भाई होमवर्क जो दिया जा रहा है वो आप कंप्लीट करोगे, है ना। छोटे बच्चों की तरह ये नहीं कि स्केल लेके मैं आपके पीछे भागूं और आप आगे आगे भागो, तो ऐसा ऑब्वियसली शोभा नहीं देगा चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बच्चों को। तो ये हमारा काम रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, किसी भी फैंसी मटेरियल के पीछे आपको नहीं भागना, ये ध्यान रखें। जितना भागोगे उतना कंफ्यूजन होगा, बिल्कुल नहीं भागना, बिल्कुल आप निश्चिंत रहना। आईसीआई का जो मॉड्यूल है वो आपके लिए मोर देन इनफ है, मोर देन सफिशिएंट है, आपको कुछ भी और नहीं करना। सीए फाउंडेशन के एग्जाम के अंदर भी अगर आप ये चीज़ एक्सपीरियंस कर चुके हो तो आपको पता होगा कि अगर आपने सीए फाउंडेशन में मॉड्यूल अच्छे से कर रखा होगा तो आपको पता ही लग गया होगा कि एग्जाम का पेपर में ऐसा कोई बड़ा अतरंगीपना नहीं आता जो मॉड्यूल से हटके हो। फिगर्स बदल जाएंगी पर पैटर्न कॉन्सेप्ट वही रहते हैं ना। तो आप निश्चिंत रहना, आईसीआई के मॉड्यूल से ही बिल्कुल हम अच्छे से फॉलो करेंगे और जो आईसीआई के पेपर्स होते हैं उन्हीं को हम क्लास में डिस्कस करेंगे, यानी कि रिवीजन टेस्ट पेपर, मॉडल टेस्ट पेपर जो भी होंगे वो सारे आईसीआई वाले कंप्लीट करेंगे। तो पूरी आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। बाकी अकाउंटेंसी पेपर की खूबसूरती ये है, मतलब जितने मैंने बच्चों के साथ एक्सपीरियंस करा कि इस पेपर में तो कोई भी बच्चा फेल नहीं होता। अब उसका क्या कारण है? एक तो पहले से पढ़ रहे हो आप, 11 से पढ़ रहे हो, है ना। दूसरी चीज, इसका पेपर पहला होता है तो आप इसमें 5, 6, 10 दिन अपने हिसाब से जितनी छुट्टियां निकालनी है निकाल लेते हो। उसके बाद के पेपर में तो एक ही दिन की छुट्टी मिलती है। तो इसीलिए पेपर में कोई भी बच्चा मतलब आमतौर पे फेल नहीं होता जो इन बातों का ध्यान रख के करता है। तो ये पेपर आपके लिए स्कोरिंग रहने वाला है, मतलब ये पेपर आपकी हेल्प करेगा बाकी पेपरों के कम नंबरों को कवर अप करवाने में, राइट। तो क्लियर हो गया। तो किसी को कुछ भी पूछना हो मेरे से? ऑलराइट, चलो ठीक है। तो मैं अब अंकुर सर को बुला लूंगा। अंकुर सर आपको थोड़ा सा टैक्सेशन जो सब्जेक्ट है उसके बारे में कुछ बेसिक ब्रीफ बताएंगे कि टैक्सेशन किस तरह का सब्जेक्ट है, कैसे उसमें अप्रोच रखनी है, क्या बातें हैं, ठीक है ना। इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा यहाँ तक का, डोंट वरी, ठीक है। वो मैं आपके साथ अभी शेयर कर दूंगा, पूरा जितनी बातें मैंने डिस्कस करी ये लिखा हुआ वो सब आपको मिल जाएगा। हाँ जी बच्चों, है ना। तो मास्क में चेहरे छुपे छुपे से लग रहे हैं, कुछ बच्चे तो फाउंडेशन के हैं ना। तो उम्मीद है सब फाउंडेशन में, है ना, बढ़िया नंबर लाएंगे और बढ़िया तरीके से पास भी हो जाएंगे। इसलिए हम कहाँ बैठे हैं? इंटर की तैयारी के लिए बैठे हैं। तो इंटर में जैसे सर ने आपको बताया मोस्टली कि भाई कितने ग्रुप होते हैं हमारे, 2 ग्रुप होते हैं, सब आपको पता लग गया ना। तो हमारा टैक्सेशन जो पेपर है वो फर्स्ट ग्रुप में आएगा, है ना। जो हमारी अब ओल्ड स्कीम है उसमें किस में है? फर्स्ट ग्रुप में। नए ग्रुप में जब नई स्कीम हो जाएगी तो उसमें पेपर कितने हो गए? 3 हो गए ना, सर ने बताया होगा। तो उसमें वो सेकंड ग्रुप में शिफ्ट कर दिया है ना, राइट। लेकिन हमें अगर दोनों ग्रुप की तैयारी करनी है, सर ने बोला कि 8 महीने, हमें लगता है जो हम पहली बार जो दम लगाते हैं ना वो दूसरी बार में क्या हो जाता है, ठीक है, वो दम सारा निकल जाता है, राइट। तो इसलिए हम हमेशा प्रेफर करते हैं, सर ने तो बोथ ग्रुप दिए ही थे, इसलिए हम हमेशा प्रेफर करते हैं कि हमेशा तैयारी कैसे करनी चाहिए? बोथ ग्रुप की करनी चाहिए, राइट। साथ साथ आप हो सकता है कि फर्स्ट ग्रुप पहले दें, कुछ बच्चे सेकंड ग्रुप पहले देते हैं, उसके हिसाब से आप उसको ज़्यादा एम्फेसिस कर सकते हैं। लेकिन तैयारी दोनों ग्रुप की करते हो तो जल्दी होती है। हाँ, हालांकि ऊपर आपका प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट थे, इंटर में 8 हो जाते हैं या नई स्कीम में 6 हो जाते हैं, प्रेशर ज़्यादा होता है। लेकिन यही प्रेशर झेलने के लिए जो बड़े क्या होते हैं, कोर्स बनाए जाते हैं। क्योंकि जो ज़्यादा प्रेशर झेल लेता है वही क्या होता है, पार हो जाता है ना। हर कोई IAS PCS CA नहीं बन जाता ना, राइट। इसलिए जो ज़्यादा प्रेशर झेल लेता है वही नैया पार कर लेता है। और यही कोर्स में सिखाया जाता है कि आप ज़्यादा मेंटल प्रेशर में, ज़्यादा मेंटल परेशानी में
है ना, कितना अच्छे से काम कर सकते हैं। ये स्पोर्ट्स में भी चलता है कि वर्ल्ड कप फाइनल हो तो आप कैसे उसको हैंडल करते हैं, राइट। तो टैक्सेशन की अगर बात करें तो चाहे वो नई स्कीम में हो चाहे वो ओल्ड स्कीम में हो, दोनों ही स्कीम में कितने मार्क्स का आएगा, 100 मार्क्स का आएगा, है ना, 100 मार्क्स का पेपर आएगा, जिसमें से जैसे सर ने बोला आपको पता ही है, 2 तरह के टैक्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा क्या होता है सर, इनडायरेक्ट, ठीक है ना। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की अगर बात करें तो डायरेक्ट टैक्स में कितने मार्क्स का पेपर आता है हमारा सर, 60 मार्क्स का, और इनडायरेक्ट टैक्स में कितने मार्क्स का आता है सर, 40 मार्क्स का, राइट। और डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, जीएसटी। तो डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स का पोर्शन 60 मार्क्स का इसलिए क्योंकि ये थोड़ा सा वाइड है। अगर मैं आपको बोलूं कि पहले ग्रुप में अगर जो चारों सब्जेक्ट हैं, चारों सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा कोर्स किसमें है सर, टैक्स में है। तो टैक्स में सबसे बड़ा कोर्स है क्योंकि इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों डाल रखा है। सिर्फ डायरेक्ट डालते तो बाकी सब्जेक्ट की तरह नॉर्मल कोर्स होता, इनडायरेक्ट सेकंड ग्रुप में डालते तो ऐसे होता, लेकिन क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक साथ डाल रखा है, राइट, तो सबसे बड़ा कोर्स किसका होता है सर, टैक्सेशन का होता है। लेकिन टैक्स के बारे में सबसे खास बात यह कि जितना ही भले बड़ा कोर्स हो, लेकिन सबसे ज्यादा जो मजा आएगा वो किससे पढ़ने में आएगा, है ना, टैक्स पढ़ने में आएगा। रीजन बता रहा हूं उसका, रीजन ये कि वो मोस्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। क्या है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। जैसे तुम अपने घर में भी देखते हो, खुद भी देखते हो, कई बार तुमने बिल पढ़ा होगा तो तुम हम एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, ठीक है, आपने खाना खाया मान लो 5,000 रुपए का, लेकिन 5,000 रुपए का बिल नहीं आता है कि नहीं बात, 5,000 रुपए का बिल नहीं आता, आपको बिल मिलेगा 250 रुपए जुड़कर, तो आपको पता लगता है इसमें क्या लगता है, जीएसटी लगता है, ठीक है ना, राइट। तो कई लोग जैसे मैकडी में गए आप, तो मैकडी का डिस्प्ले देखा होगा, मैकडी के डिस्प्ले पे स्टार लगा के लिखा होता है जीएसटी एक्स्ट्रा। तो यानी टैक्स एक ऐसी चीज है जिसको आप प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं ना कहीं क्या कर लेते हैं सर, रिलेट कर लेते हैं कि हाँ भाई इतना टैक्स तो देना पड़ेगा। फिर बहुत सारी पिक्चरें भी आई हमारे देश में, बहुत मजा आता है देखने में। एक पिक्चर आई थी बहुत ही बड़े कुछ साल पहले, स्पेशल 26, है ना, उसमें इनकम टैक्स वाले रेड करते हैं, हम इनकम टैक्स, अक्षय कुमार रेड करता है ना, हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आए हैं, राइट। तो इनकम टैक्स विभाग को कितनी पावर होती है कि वो किसी के घर में भी जाके क्या कर सकते हैं सर, रेड कर सकते हैं। वो एंड में ज्वेलरी जो लूटते हैं वो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के तो बन के जाते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर बन के। तो टैक्स की कुछ पावर्स की यार बताओ, इतनी पावर भी होती होगी कि भैया हम क्या करते हैं, दूसरे घर में घुस के क्या कर दें, रेड कर ले, पर्चा होना चाहिए हमारे पास बस, ठीक है, और वो बेचारा घबरा जाएगा, ठीक है। तो लोगों ने इसका मतलब रेड करने का मतलब है उसने टैक्स की क्या करी होगी, चोरी करी होगी। तो टैक्स की चोरी करिए। अच्छा, तो ये सारी बातें मुझे पता कैसे लगेंगी कि टैक्स की चोरी क्या होती है, टैक्स की बचत क्या होती है, टैक्स में रेड कब होती है ना, और रेड करने का कारण क्या होता है। तो ये सारी बातें बताओ मुझे पता कैसे लगेंगी, जब टैक्स को आप क्या कर लोगे सर, टैक्स को आप पढ़ लोगे। तो टैक्स को पढ़ के पता लगेगा कि चोरी क्या होता है और रेड क्या होती है। तो ये पूरा का पूरा ना आपको इंटर और फाइनल में सिखा देते हैं। इंटर में आप पढ़ते हैं कि टैक्स का बेस क्या होता है, कितने तरह के टैक्स होते हैं, उनमें किस किस तरीके से कैलकुलेशन की जाती है। जब आप फाइनल में आएंगे तो फाइनल में इंटर वाली बातें नहीं पढ़ाई जाएंगी, फाइनल में पढ़ाया जाएगा उसके आगे का लेवल। तो फाइनल में चलता है रेड वाला लेवल, है ना, तो फाइनल में और मजा आएगा। अरे सर बस ये फाइनल में मजा आ जाए बस, है ना, राइट। तो फाइनल में आप पढ़ोगे कब रेड होती है, कैसे रेड होती है, रेड के चांसेस क्या होते हैं, कौन सी कोर्ट में जा सकते हैं, कहां से परमिशन लेनी पड़ती है, ये सारी चीजें। इंटर में क्या पढ़ेंगे हम, बेसिक चीजें कि हम टैक्स को बचाते कैसे हैं, है ना। फाइनल में पढ़ेंगे टैक्स की चोरी को कैसे क्या करना है, कैप्चर करना है। इंटर में क्या पढ़ते हैं, टैक्स की सेविंग। तो इंटर और फाइनल में बहुत बड़ा डिफरेंस है कि इंटर में आपको बताया जाता है टैक्स की बचत कैसे की जाए, टैक्स की बचत। लेकिन सबसे मजेदार चीज है टैक्स की बचत जो होती है वही मैं अपने घर वालों को बता सकता हूं। तो टैक्स पढ़ने के बाद और टैक्स की पहले 4 लेक्चर लेने के बाद, मात्र कितने 4, पहले 4 लेक्चर लेने के बाद मैं गारंटी देता हूं तुम अपने घर वालों का टैक्स निकाल सकते हो, है ना। हालांकि घर वाले इनकम बताते नहीं अपनी, तो पापा से मम्मी से पूछ सकते, पापा अपनी इनकम कितनी है, पापा कहा अच्छा इतनी बड़ी होगी तू, है इतना बड़ा होगा तो मुझसे मेरी इनकम पूछ रहा है। लेकिन अगर उन्होंने सही बताई, नोशनल बताई, तो आप उनका क्या निकाल सकते हो, टैक्स निकाल सकते हो। और इनकम टैक्स खत्म होने के बाद आप अपने पापा को बता सकते हो कि पापा इतना टैक्स निकलता है आपका और मैं इसको बचा सकता हूं। मतलब अगर पापा का आपका 50,000 का टैक्स बन रहा है तो आपके पास इतनी नॉलेज और इतनी कैपेबिलिटी होगी कि 50,000 के टैक्स को मैं कैसे बचा सकता हूं। कि गवर्नमेंट को क्यों दे रहे हो, गवर्नमेंट को देने से अच्छा क्या कर लो, टैक्स को सेव कर लो। तो टैक्स को सेव करना चोरी नहीं होता, टैक्स को सेव करना चोरी नहीं होता, उसे बोलते हैं टैक्स प्लानिंग। क्या बोलते हैं, टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग मींस यू आर सेविंग द टैक्स बाय रीडिंग द लॉ, सेविंग द टैक्स बाय
यूटिलाइजिंग, रीडिंग और अप्लाइंग द लॉ। और टैक्स की चोरी क्या होती है? जिसमें आप लॉ की धज्जियां उड़ा देते हो, आपको लॉ से कोई मतलब नहीं होता। आप सीधा कहते हो कि मेरी इनकम है 10 लाख और मेरे उस पर टैक्स बन रहा है लाख रुपए, है ना, लेट से एग्जांपल लाख रुपए बन रहा है, तो आप कह रहे हो नहीं दे रहे टैक्स, कर लो, क्या कर लोगे? तो ये हो गई चोरी, है कि नहीं बात? तो फाइनल में आप सीखोगे चोरी कैसे होती है और उसको बचाते कैसे हैं या उसको पकड़ते कैसे हैं। इंटर में सीखोगे कि टैक्स की प्लानिंग क्या होती है और उसको लॉ को पढ़कर सेव कैसे होते हैं। तो टैक्स की प्लानिंग को सीखकर आप अपने घर वालों को बता सकते हो कि बाबा आपका इतना टैक्स बनता है और इसको इस तरीके से बचाया जा सकता है। लोन लेके बचाया जा सकता है, LIC लेके बचाया जा सकता है, मेडिकल लेके बचाया जा सकता है, दान दे के बचाया जा सकता है। कई कई तरीके से हम क्या कर सकते हैं सर? टैक्स को बचा सकते हैं। कंपनीज को आप गाइड कर सकते हो, कंपनीज को, कि कंपनीज अपने इंप्लॉय का टैक्स कैसे बचा सकती है, कि आप इंप्लॉय को ऐसी क्या चीजें दें जिससे इंप्लॉय का टैक्स कम हो। तो वो हम इनकम टैक्स में पढ़ेंगे, राइट? तो इसका मतलब इनकम टैक्स में हम ये सारी बातें पढ़ते हैं जिसके ऊपर बहुत सारी मूवीज बनती हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में आप क्या पढ़ोगे? GST पढ़ोगे, है ना, जिसको आप प्रैक्टिकली कई बार देख लेते हो कि भाई कपड़ों के ऊपर, खाने पीने के ऊपर GST लगता है। अब आती है बात सर, जो हमारा टैक्स का 100 नंबर का पेपर है ना, इतनी बेसिक बात समझ में आ गई कि हमें क्या पढ़ना है? ठीक है, 4 लेक्चर के बाद आप क्या निकाल सकते हो? अपने घर वालों का, अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का, सबका टैक्स निकाल सकते हो, है ना, राइट? घर वाले समझ जाएंगे, बन गए भाई, बन गया CA, बन गया ये, तो इसने टैक्स निकाल दिया तो CA बन गया, है ना। लेकिन सर अगर मैं बोलूं कि 100 मार्क्स में पेपर क्या आएगा, तो 100 मार्क्स में, है ना, 100 मार्क्स में आपका जो 60 मार्क्स है वो इनकम टैक्स है, जिसकी बाइफर्केशन होती है कि 30 मार्क्स के आपके आएंगे MCQ। क्या आएंगे सर? MCQ आएंगे। अब 30 मार्क्स के जब MCQ आएंगे तो उसमें से 18 मार्क्स के MCQ आएंगे डायरेक्ट टैक्स के। किसके आएंगे सर? डायरेक्ट टैक्स, DT। और 12 मार्क्स के MCQ किसके आएंगे सर? इनडायरेक्ट टैक्स, GST के। समझ में आ गई बात? तो यानी कि टोटल अगर मैं बोलूं तो 100 में से 30 मार्क्स के मेरे पास क्या चले गए सर? क्या चले गए? MCQ। यानी बढ़िया बात आ गई सर, MCQ से हमारा क्वेश्चन, है ना, थोड़ा सा हमें, ठीक है, आसानी से मार्क्स गेन करने के काम आ जाता है, राइट? दूसरा 70 मार्क्स का आपका क्या आएगा सर? बोलो, सब्जेक्टिव। अब 70 मार्क्स में जब आपके सब्जेक्टिव आएंगे तो पहले बात करते हैं सर DT की। DT में आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे। कितने क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, ठीक है, जिसमें से पहला क्वेश्चन हमेशा क्या होगा सर? फाउंडेशन में क्या होता था पहला क्वेश्चन? है ना, कंपलसरी होता था। तो पहला क्वेश्चन आपका कंपलसरी है, आपको वो करना ही पड़ेगा। और बाकी जो 3 क्वेश्चन बचे, इसमें से आपको कोई भी 2 क्वेश्चन करने हैं। तो बढ़िया बात है, बुरी बात है? बहुत बढ़िया बात है। आपको इनकम टैक्स में क्या मिल रही है सर? चॉइस मिल रही है। तो अगर आपको कोई चैप्टर में थोड़ा सा कंफ्यूजन है या किसी क्वेश्चन में थोड़ी कंफ्यूजन है, तो बिल्कुल फाउंडेशन की तरफ उस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो सर? छोड़ सकते हो। तो बिल्कुल अच्छी बात है, ICAI ने आपको 4 में से 3 में से 2 क्वेश्चन करने को बोला, राइट? अब 3 में से 2 क्वेश्चन बनेंगे। हर एक क्वेश्चन जो होगा आपका, ये जो हर एक क्वेश्चन होगा, राइट, 14 मार्क्स का होगा। तो पहला 14 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। अब बताओ 2 करूंगा तो 14 इंटू 2 कितने हो गए सर? 28। और तीनों का टोटल कितना हो गया सर? तो ये आपका 42 मार्क्स। अब देखो ध्यान से, 42 मार्क्स का सब्जेक्टिव, 18 मार्क्स का MCQ, टोटल कितना हो गया? 60। तो ये हो गया हमारा 60, ठीक है। नोट करना चाहते हो साथ साथ नोट करेंगे, समझ में आई बात? तो 60 मार्क्स का DT का पेपर आपका इस तरीके से आएगा, जिसमें से 12 मार्क्स के आपके क्या मिलेंगे? MCQ मिलेंगे, और 42 मार्क्स का आपको क्या मिलेगा? सब्जेक्टिव पेपर मिलेगा, जिसमें पहला क्वेश्चन कंपलसरी होगा और बाकी के 3 क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन की चॉइस है। तो यानी 14 मार्क्स के 3 क्वेश्चन में से आप कोई भी 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन अपनी मर्जी से छोड़ सकते हैं। जमती है बात? बोलो सर, जोर से बोलो। हाँ, जय माता दी है ना, राइट। अब सुनो ध्यान से, 40 मार्क्स की बात करें। 40 मार्क्स का जो आपका DT है, IDT है, 40 मार्क्स का जो आपका IDT है, IDT में, ठीक है, आपके साथ क्वेश्चन नंबर जो 5 होगा वो होगा कंपलसरी। वो क्या करना पड़ेगा आपको सर? कंपलसरी करना ही पड़ेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 आएगा, क्वेश्चन नंबर 7 आएगा। 6 और 7 में से आपको कोई भी एक करना है। क्या करना है? कोई भी एक। दोनों ही क्वेश्चन 14 मार्क्स के होंगे, ठीक है।
अगर 14 इंटू 2 करूं तो कितना आ गया सर? 28 मार्क्स का सब्जेक्टिव। अब देखना जरा ध्यान से, 28 का सब्जेक्टिव और कितने का सर? 12 मार्क्स का ग्रीन पेन से जो हाईलाइट है क्या किया? एमसीक्यू। तो 28 और 12 40, तो ये कितना हो गया सर हमारा? तो जो ग्रीन पेन से मैंने हाईलाइट किया ये टोटल पोर्शन हो गया हमारा 40 मार्क्स का, 12 का एमसीक्यू और 28 का सब्जेक्टिव। अब अच्छी बात क्या है सर? ये बहुत अच्छी बात है, यहां मुझे कोई भी 2 करने हैं और यहां मुझे कोई भी 1 करना है, यानी कि आपको डीटी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करने हैं, बाकी तो एमसीक्यू है। और एमसीक्यू इतने मुश्किल नहीं होते, आसान होते हैं। आपको सब्जेक्ट की नॉलेज है तो एमसीक्यू निकालना क्या होता है सर? आसान होता है कि नहीं बात? राइट। तो ये हो गया 28, 12, 18 और 42। इस तरीके से आपका पूरा 100 मार्क्स का पेपर है, जिसमें से 30 मार्क्स से एमसीक्यू आएंगे। और ठीक है, आईसीआई की जो बुक होगी, आईसीआई की जो बुक होगी वो आईसीआई की बुक में आपके क्वेश्चंस भी हैं और साथ साथ एमसीक्यूज भी हैं। आईसीआई की एक अलग से बुकलेट भी आती है, उसमें भी क्या मिलते हैं सर हमें? बहुत सारे एमसीक्यू बुकलेट भी आते हैं, तो वो भी हम कवर करेंगे, वो भी आपको आसानी से समझ में आएगा। अब सर हम क्या करेंगे? हम जब क्लास में पढ़ेंगे तो मैं क्लास में आपको अपने खुद के, है ना, जो बच्चे फाउंडेशन में पढ़ते हैं बिल्कुल उन्हीं तरीके से क्या मिलेंगे सर? रंग बिरंगे, जिससे आपके जीवन में थोड़े रंग भरे जा सकें, है ना। कलर पीडीएफ में आपको, है ना, क्या दूंगा सर? नोट्स की दूंगा। उस कलर पीडीएफ में 200 से ज्यादा, कितने सर? मोर देन 200 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, मोर देन 200, ठीक है ना। डीटी आईडीटी मिला के मोर देन 200, जिन क्वेश्चंस को हम क्लास में सॉल्व करेंगे, जिनको क्या करेंगे हम? क्लास में सॉल्व करेंगे। तो इसलिए 4 से 5 महीने के आसपास, है ना, 4-5 महीने के आसपास का इसलिए थोड़ा टेक्स्ट का कोर्स होता है, क्योंकि मैं थोड़ा सा और डिटेल में कराता हूं। अब अगर कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद 200 क्वेश्चन ही हमें क्लास में करने हैं, तो पहले कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, फिर उसको 200 क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे, तो थोड़ा सा क्या लगता है सर? हमें समय लगता है टेक्स्ट को सॉल्व करने में। जीएसटी कंपैरेटिवली क्या होता है? जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो अगर मैं बात करें सर क्लास में हमें कैसे करना है, अप्रोक्सीमेट डायरेक्ट टेक्स्ट में मैं लगभग, है ना, 135 घंटे हमारे लगते हैं, ठीक है। और इनडायरेक्ट टेक्स्ट में जीएसटी में लगभग 32 आवर्स, समझे, 32 आवर्स लगभग इतने लगते हैं। तो यानी ये पोर्शन तो कवर हो जाता है हमारा 1 महीने में, क्योंकि हफ्ते में अगर हम 3 क्लास लेंगे और 2.5 घंटे आपको समझ दिमाग में रखना पड़ेगा सर, 2.5 घंटे तो पढ़ना ही है। मतलब हम टेक्स्ट की क्लास में गए हैं तो 2.5 घंटे हमें क्या करना है सर? ठीक है, कॉपी बस्ता पेन पेंसिल पानी लेके क्या करना है सर? बैठना है, राइट। और अप्रोक्सीमेट अगर हम 135 घंटे को कवर करते हैं तो मोटा मोटी लगभग 4 महीने के आसपास क्या हो जाता है? ये कवरेज हो जाती है। तो है ना, लगभग 5 महीने और एक महीना, जैसे सर ने बोला थोड़ा सा बफर हम लेके चलते हैं, वो आपके उसके लिए कि भाई आपका कोई एग्जाम आ गया या कुछ आ गया तो उसको आप क्या कर सकते हैं? यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेट इतने घंटे और इतने घंटे हम लगाएंगे, जिसमें 200 क्वेश्चन मैं आपको क्लास में ही कराऊंगा। तो 200 क्वेश्चन अगर हम क्लास में कर लेंगे तो मुझे लगता है एमसीक्यू की समस्या तो 100% सॉल्व है 30 मार्क्स की, तो क्योंकि वो 200 क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप होंगे। यानी पहले कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन होगा, है ना, जैसे अकाउंट्स में करते हैं, पहले आपको गुडविल का वैल्यूएशन सिखा दिया, फिर बाद में आपको पूरा का पूरा एडमिशन रिटायरमेंट सिखा दिया। तो कॉन्सेप्ट से लेकर फुल फ्लेज क्वेश्चन में ये 100% सॉल्व हो जाएगा। फिर साथ में जो टेस्ट होंगे वो टेस्ट हमेशा फुल फ्लेज क्वेश्चन के अगर हम देंगे तो आपको उस चैप्टर की क्या हो जाएगी सर? नॉलेज भी हो जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? डायरेक्ट टेस्ट को पढ़ेंगे, राइट। तो नोट्स आपको जैसी ग्रुप बन जाएगा, ग्रुप में मैं सारे नोट्स आपको डायरेक्ट टेक्स्ट के चैप्टर वाइज दे दूंगा। कलर नोट्स होंगे सारे, आपको प्रिंट आउट निकालने तो आप क्या कर सकते हैं? उनको ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट निकालना, कलर हमेशा महंगे होते हैं तो ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट आसान रहता है ना, राइट। फिर साथ साथ ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसके लिए आपको बिल्कुल अकाउंट्स की तरह अच्छी सी स्पायरल, है ना, जैसे अकाउंट्स में बनाई होगी ना स्पायरल बुकलेट, एक ऐसी अच्छी सी स्पायरल 200-300 पेज वाली क्या करनी है आपको? डायरेक्ट टेक्स्ट और इनडायरेक्ट टेक्स्ट की बनानी है। तो एक बना लेना, चाहे 2 अलग अलग बना लेना, जिसमें हमें ये क्वेश्चन जब सॉल्व करें तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी बुक में ये क्वेश्चन यहां पे दिया है और मेरे स्पायरल नोटबुक में क्वेश्चन मैंने यहां पे सॉल्व किया है, तो वो रिवीजन में आपको आसानी रहेगी। तो अकाउंट्स की तरह ही आपको टेक्स्ट का भी क्या बनाना है? एक स्पायरल बनाना है। तो नोट्स मैं दूंगा सारे, उसमें इनबिल्ट क्वेश्चन होंगे सारे, साथ में बस आपको एक डायरेक्ट टेक्स्ट का स्पायरल लेके आना है क्लास में और क्वेश्चन लेके आना है ना। बाकी हम क्लास में जो मैं कराऊंगा वो साथ साथ आप करते जाएंगे, साथ साथ रिवीजन और साथ साथ नोट्स बनाते जाएंगे। बात समझ में आ गई? बाकी नॉलेज मैं आपको क्लास में दूंगा कि पिछली बार जिस बच्चे ने पेपर दिया
अभी तो रिजल्ट नहीं आया, पिछली बार उसमें एक बच्चे के 73 मार्क्स थे, तो उसका मैंने इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रखा है, तो इंटरव्यू में आपको है ना आपके ग्रुप पे दे दूंगा कि उसने 73 मार्क्स उसके आए, हालांकि उसका अटेम्प्ट 90 का हुआ था, वो कहता 100 का हो जाता तो सर ये 80 क्रॉस हो जाते। ठीक है, तो उसने टेक्स्ट में कैसे तैयारी करी, उसने टेक्स्ट के नोट्स कैसे बनाए, तो वो मैं वीडियो देखूंगा तो आप दिखाऊंगा तो आपको पता लगेगा उसने कैसे तैयारी करी, तो उससे बहुत हेल्प मिलेगी आपको, है ना। राइट, कभी जरूरत पड़ेगी तो उसको यहाँ भी बुला लेंगे क्योंकि वो मेरे घर के पास ही रहता है स्टूडेंट, तो वो बताएगा टेक्स्ट में उसने कैसे तैयारी करी, तो उसको हम क्लास के दौरान उस स्ट्रेटेजी को मैं आपको बताता रहूंगा कि भाई ऐसे ऐसे हम टेस्ट की तैयारी करेंगे तो उसमें इस तरीके से अच्छे मार्क्स है ना गेन किए जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं मार्क्स नहीं आते हैं ना, पिछले अटेम्प्ट में ही 73 मार्क्स आए जबकि 90 का पेपर अटेम्प्ट हुआ है, तो आपके 70 प्लस आसानी से आ जाते हैं। वैसे 60 प्लस में तो सर आपने एग्जामिनेशन बताया ना, तो 60 प्लस में ही होता है कि ऐसे मान लेता है कि आपने उस सब्जेक्ट में क्या कर लिया, एग्जामिनेशन में महारत हासिल कर ली, यानी आपने किसी भी इंटर के सब्जेक्ट में 60 मार्क्स लिया है, तो आईसीआई की नजरों में आप उसमें क्या हो गए, एक्सपर्ट हो गए। तभी तो वो कह रहे हैं दोबारा देने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप उसमें क्या हो गए। तो जब आईसीआई 60 मार्क्स में आपको एक्सपर्ट मानता है तो 60 प्लस मार्क्स आपके आ गए, तो समझ लो आप सब्जेक्ट में आपने क्या किया है ना, एक्सपर्टीज हासिल कर ली है। राइट, तभी आईसीआई कहता है कि इसको एग्जामिनेशन के तौर पे रखेंगे। ठीक है, अब कोई डाउट हो टेक्स्ट में तो पूछना हो तो बताओ, बाकी ये उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा कि कैसा पेपर हमारा एग्जाम में आता है और कैसे कैसे हम पढ़ेंगे। मैं आपको अपने खुद के नोट्स दूंगा और साथ में एक आपको एक स्पाइरल लेके आना होगा बस।